के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज 9th चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 आपने शेयर किया, देखा बहुत सारे लोगों ने एंड लाइक भी आए। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। तो मैंने सोचा कि जल्द से जल्द ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो अब कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो एंड फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो हम डिस्कस करेंगे, वर्किंग कैपिटल भी डिस्कस करेंगे, बाकी का पोर्शन मैक्सिमम पॉसिबल ट्राई करता हूं। अब विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, कैपिटल स्ट्रक्चर नेक्स्ट टॉपिक। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस व्हाट? कि whenever any particular company is in need of fund, say equity, तो डिबेंचर या प्रेफरेंस है, ये तीन मेन सोर्स है। ये तीन सोर्सेस में से कंपनी जो है वो पैसा रेज करती है। ओके, अब एक लेवल से ज्यादा अगर इक्विटी हो जाए या 100% वो इक्विटी से मेरी 100% इक्विटी हमें 100 करोड़ का रखना है, या बोले कि 60% डेट रखना है, 40% इक्विटी रखना है, पागलों की तरह जो है वो डिसाइड कर लेते हैं बहुत सारे कंपनीज। देन आफ्टर व्हाट हैपेंड दैट कंपनी इज इन प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है कंपनी से। फॉर एग्जांपल रिलायंस, अनिल भाई धीरूभाई अंबानी का जो ग्रुप है, तो उसमें जो रिलायंस कम्युनिकेशन जो है, रिलायंस कम्युनिकेशन ने 23,000 करोड़ का डेट लोन लिया था बैंक ऑफ चाइना से। एंड वो बैंक ऑफ चाइना से 23,000 करोड़ का लोन लेके जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो इन्वेस्टमेंट मिस अप्रोप्रिएशन हो गया फंड का। बिकॉज ऑफ दैट रीजन द कंपनी इज इन बैड वर्स्ट पोजीशन। ओके, इसीलिए आज कंपनी के एसेट्स जो है वो सेल आउट हो रहे हैं। सेल आउट होने के बाद भी डेट रीपे नहीं होगा। दिस इज व्हाट द सिचुएशन। समझो, पूरा का पूरा एसेट सेल आउट होने के बाद भी डेट तो इतना रहेगा ही रहेगा। दैट कंपनी इज नॉट इन पोजीशन टू रीपे द होल डेट एंड क्लियर होल डेट। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। सो दैट इज व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब ये शुरू कहां से होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर कंपनी को 100 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, तो हाउ मच पोर्शन विल बी ऑफ इक्विटी, how much portion will be of debt means debenture, and how much will be of preference shares. Is that clear? अगर से for example debt का पोर्शन ज्यादा रखते हैं, preference share का कम रखते हैं, equity का कम रखते हैं, means कि 50%, इसका 25% and इसका 25%। okay, तो क्या होगा? Company will be in problem. How that the fixed obligation means कि 50% डिबेंचर है, तो डिबेंचर का 50 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो हर साल कंपनी को पे करना पड़ेगा। So this increases the fixed obligation of the company. तो इससे क्या होगा? Company will be in problem. How will they repay this 50 crore after 5 years? क्योंकि डिबेंचर इश्यू होते हैं ना, 11th में हमने पढ़ा होगा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में। Okay, so different sources of finance in debenture, equity, सबके merits, demerits है, limitations है। Okay, so by keeping all these merits and demerits in view, companies should design the capital structure. Now there is no any particular formula कि ये formula रख के हम करेंगे, then this will be the always favorable impact on the company and its shareholder and these and that. Okay, ऐसा जरूरी नहीं है। Okay. So it depends on the nature of the product and nature of the industry. कौन से इंडस्ट्री में कैपिटल स्ट्रक्चर, किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो suitable है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर, ऑन दैट बेसिस द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन। डिबेंचर ज्यादा नहीं होने चाहिए, डिबेंचर कम भी नहीं होने चाहिए। एक वो कहते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोर्शन should be decided so that इसका पूरा का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट जो है, its impact will be on earnings per share. Okay, earnings per share and EPS जो है वो increase हो, ऐसा एक पोर्शन सेट करना है। कंपनी should set such a capital structure or design such a capital structure which
give the optimum level of impact on earnings per share and it increases EPS. Okay, तो आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कि जो एक्सेप्टेड हो। इज दैट क्लियर? उससे पहले मैं डेफिनेशन आपको बोल देता हूं। डेफिनेशन क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का? द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज capital structure is the makeup of firm's capitalization. Capital structure is makeup of firm's capitalization. कंपनी का जो भी कैपिटलाइजेशन है, जितना कैपिटल रेज किया है, आउट ऑफ दैट इक्विटी शेयर, डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर शुड बी ऑफ इन अ राइट particular proportion so that its impact will be on earnings per share and EPS will increases so that the market price of the shares will also increases. Is that clear? तो ideal proportion जो है वो क्या है? 70% equity. Okay, then 30% or 20% debenture. अगर यहाँ पे 30% हो गया तो 100% खत्म है, लेकिन अगर 20% डिबेंचर किया है, ओके, देन आफ्टर 10% प्रेफरेंस। ओके, दिस इज द आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? जो मैक्सिमम पॉसिबल इंडस्ट्री में ये सूटेबल। अनदर थिंग इज व्हाट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी इंडस्ट्री अगर है तो क्या है, इनफ्लो जो है वो कंपनी को कांस्टेंट मिलता रहेगा। They can meet the liability fixed obligation means the interest on debenture. They can meet this fixed obligation. Okay, क्योंकि fast moving consumer goods constant लोग use करते रहेंगे प्रोडक्ट को, तो फ्लो आता रहेगा। Then pharmaceutical, the best suitable. Pharmaceutical में भी ऐसा है। Then after engineering में डिबेंचर पॉसिबल नहीं है। क्यों? इंजीनियरिंग सेक्टर जो है उसमें मशीन जब बिकता है तब बिकता है। समझ में आया? Another thing is what कि cash inflow में time लगता है, so it will be better कि to the engineering company should have permanent capital that is 100% equity. Okay, या तो फिर 90% equity पे जाते हैं and 10% डिबेंचर पे जाते हैं। Is that clear? तो उनको क्या है कि इंटरेस्ट में वगैरह में लायबिलिटी जो है वो टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। तो अब वो देखते हैं आगे जो है वो मैं पूरा का पूरा आपको समझाता हूँ स्ट्रक्चर देख के। It will be very easy for you. अभी इतना याद रखो कि 90% इक्विटी एंड 10% डिबेंचर जो है तो वो इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत अच्छा है। देन एल्यूमिनियम मेटल इंडस्ट्री में भी ऐसे ही पोर्शन जो है वो देखने को मिलेंगे आपको। ओके, तो मैक्सिमम पॉसिबल इक्विटी के ऊपर दे आर डिपेंड बिकॉज दिस इज द लाइफ टाइम कैपिटल। ओके, परमानेंट कैपिटल, ये कोई रीपे भी करने का नहीं आता। डिबेंचर में जो रीपे करना पड़ेगा, तो आपके पास अगर पैसे का अनसर्टेनिटी है, इनफ्लो का अनसर्टेनिटी है, देन हाउ विल यू बी एबल टू रीपे दिस आफ्टर 5 years? Is that clear? Another thing is what many a times what happened, what students and what other people many a times I came across such a people कि वो क्या कहते हैं कि भाई डिबेंचर होल्डर का से फॉर एग्जांपल 30 करोड़ रुपया देना है वापिस। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रुपया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स से हमने रुपया लिया है 70 करोड़। ओके, तो उसमें क्या है कि भाई इनका पैसा है तो ये डिबेंचर होल्डर को वापिस दे देंगे तो चलेगा नहीं, ये इक्विटी शेयर होल्डर का फंड जो है वो वॉश आउट हो जाएगा। 70 करोड़ है। ओके, से फॉर एग्जांपल एक शेयर का 10 रुपया है, समझ में आया? तो 7 करोड़ शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर का 10 रुपया। अब आपने यहां से 30 करोड़ उठा के इसको दे दिए, डिबेंचर होल्डर को दे दिए। चलो डिबेंचर होल्डर का आपने लायबिलिटी खत्म कर दिया, इंटरेस्ट पे करना खत्म। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने 10 रुपया दिया है उसका वैल्यू 10 रुपया जिन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर
ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर 10 रुपया एक शेयर का दिया है, उसका वैल्यू का क्या, उसका वैल्यू तो कम हुआ ना. So likewise the equity shareholders wealth will decreases. तो शेयर के प्राइस कभी भी इंक्रीज नहीं होंगे. So likewise mismanagement नहीं होना चाहिए. Because of that reason this is what the topic is, capital structure. Okay. And that is why it is said that capital structure means makeup of firm's capitalization. Capital structure is makeup of firm's capitalization. Okay, ये लिख लेना और ये अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये याद रखना. Okay, now proceed further. अब मैं ज्यादा थ्योरी के पोर्शन में नहीं जाता हूँ, आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन दिखाता हूँ. फाइनेंशियल लिवरेज वगैरह जो है वो भी एक्सप्लेन करना है. ओके, तो सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर में क्या है, EBIT and EPS एनालिसिस. EBIT and EPS एनालिसिस. ओके, तो अब देखो ये स्ट्रक्चर आपको पता होगा. EBIT माइनस इंटरेस्ट. ओके, तो ये जो भी आता है दैट इज अर्निंग्स बिफोर टैक्स. ओके, माइनस टैक्स एट 50%. अर्निंग्स आफ्टर टैक्स और अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. Earnings available to equity shareholder, EASH, divided by number of shares. Divided by number of shares. तो डायरेक्टली जो भी मिलेगा that is EPS, earnings per share. ओके, ये सिंपल सा ये स्टेटमेंट है. ओके, अब ऐसा स्टेटमेंट भी आपको पूछा जा सकता है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आएगा कंट्रीब्यूशन. एंटरप्रेन्योरशिप के जो स्टूडेंट है उनको पता होगा. ओके, क्योंकि बी में आता है. लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप का आपका नहीं है तो ये प्लीज दिमाग में रखना. शायद एग्जाम्पल इधर उधर करके पूछा जा सकता है. ओके, माइनस fixed cost, तो earnings before interest and tax. उसके बाद ये सेम स्ट्रक्चर, माइनस इंटरेस्ट, earnings before tax minus tax at 50%. Earnings after tax and earnings over profit equities divided by number of equity shares. तो जो भी आएगा that is earnings per share. Is that clear? This is what the ratio. This is what the statement is. Okay. अब इसके ऊपर से मैं आपको फाइनेंशियल लीवरेज एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट इज द फाइनेंशियल लीवरेज? फाइनेंशियल लीवरेज अब फाइनेंशियल लीवरेज में देखो कि लीवरेज मींस व्हाट. सबसे पहले आपको मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ. लीवरेज ये फिजिक्स का वर्ड है. ओके, फिजिक्स का वर्ड है. लोगों को लग रहा है ये क्या. लीवरेज मींस कि एक जगह पे कम से कम फोर्स देके उसका इफेक्ट जो है वो दूसरी जगह पे ज्यादा से ज्यादा है. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 kgs का एक बहुत बड़ा स्टोन रखा है. इफ यू आर अलोन, आपको ये इसको हटाना है. ओके,
तो क्या करोगे, यू आर गोइंग टू सेट अ फुलक्रम, ओके, टू सेट अ फुलक्रम। इसके सपोर्ट में ये जो है वो कोई सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा ये ले लिया, ओके। उसके बाद इसको यहाँ पे जो है सपोर्ट में डाल के ये सपोर्ट लिया, फुलक्रम लिया, ओके। यहाँ पे यू आर गोइंग टू अप्लाई द फोर्स, ओके। Once you apply the force, you are going to apply just 15 to 20% force, okay, बहुत ही कम फोर्स दोगे और आपको इफेक्ट यहाँ पे 100% इफेक्ट देखने को मिलेगा। Is that clear? ये बहुत ही कम फोर्स पे इसको आप रिमूव कर पाओगे, ओके। This is what the leverage is. कम फोर्स यहाँ पे दिया, मैक्सिमम इफेक्ट यहाँ पे आया, that is leverage, okay. तो financial leverage means what? By raising the least possible debt, by raising the least possible debt, effect of earnings per share will be maximum positive. Is that clear? That is called trading on equity. Trading on equity. समझ में आया? Favorable financial leverage means what? Favorable financial leverage means what? डिबेंचर होल्डर का पैसा इस तरह से यूज करना कि इंटरेस्ट पे करने के बाद जो भी पैसा बचता है वहां से आप इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दो। समझना? अभी आपको समझा रहा हूं कि से फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स जो है वो है कुछ लिखते हैं 50 करोड़, ओके, एंड डिवेंचर इश्यू किए हैं 5% के डिवेंचर 10 करोड़, ओके, टोटल 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ओके। अब ये डिवेंचर 10 करोड़ पे 5%, तो कितना हुआ इंटरेस्ट? 10 करोड़ का 5% 5 लाख रुपए, ओके। नाउ ये 10 करोड़ कंपनी ने इस तरह से यूज किया जहां से कंपनी को पैसा मिलता है 8 लाख, ओके। तो 5 लाख रुपया इंटरेस्ट पे कर दिया, बाकी का 3 लाख रुपया जो बचता है, these 3 lakh rupees company is going to use to declare dividend. समझ में आया? This is called trading on equity. ये 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया इसको दे दिया, तो बाकी का 3 लाख रुपया बचा। These 3 lakh rupees they are going to declare as a dividend. ये डिविडेंड जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर को डिक्लेयर करने में यूज करेंगे, तो इक्विटी का वैल्यू इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स विल इंक्रीज, एनहांस। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इज दैट क्लियर? अब एग्जांपल पे आता है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक्सप्लेन कर दिया, ओके, दैट बाय लेविट द चार्ज ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर डिवेंचर का एंड रेज द फंड एंड डिक्लेयर द मैक्सिमम पॉसिबल डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इन शॉर्ट। अब क्या है उसका जो एग्जांपल जो है, अब से फॉर एग्जांपल टोटल फंड अगर 50 लाख है, ओके, देन आफ्टर इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट है 5%,
then tax rate 50%. 50%. Okay. Then after the earnings before interest and tax, EBIT रखते हैं 30 lakh, 15 lakh, 15 lakh रखते हैं. Okay, EBIT. Now there are three sources of fund. Sources of fund. तो उसमें पहला जो है 100% इक्विटी. ओके, फर्स्ट सोर्स. ओके, दूसरा ऑप्शन कंपनी के सामने है तो उसमें 100% इक्विटी, उसमें से 10 लाख रुपया, सॉरी हाँ 15 लाख रुपया रखते हैं डिवेंचर. ओके, एंड तीसरा पोर्शन 30 लाख रुपीस रखते हैं डेट, रिमेनिंग इक्विटी. समझ में? रिमेनिंग पोर्शन जो है वो इक्विटी का. इज दैट क्लियर? तो ये क्या है, ये एक एग्जांपल हमने लिया. ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तीन जो सोर्सेस जो है वो ऑप्शन वन ऑप्शन टू एंड ऑप्शन थ्री. तीन ऑप्शन. EBIT कितना था? अर्निंग्स बिफोर 15 लाख. अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 लाख. माइनस इंटरेस्ट. तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन में 100% इक्विटी है. ओके, तो इंटरेस्ट नील, यहां पे इंटरेस्ट नील. समझ में आया? दूसरे ऑप्शन में क्या है? 15 लाख डेट, तो 15 लाख डिवेंचर है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 10%, तो 1,50,000. 1,50,000. ओके, यहाँ पे देखो ये है, हाँ ये 15 लाख डिवेंचर है. EBIT का 10% नहीं है, ये डिवेंचर यहाँ पे 15% है, उसका 10% नहीं है. इंटरेस्ट रेट 10%, उसका 1.5 लाख है. समझ में आया? फिर तीसरे ऑप्शन में कितना है? डिवेंचर 30 लाख है, तो ये 3 लाख होगा, 10%. ओके, नेक्स्ट बाकी बचेगा वो अर्निंग्स बिफोर टैक्स. तो यह है 15 लाख, 13,50,000 एंड 12 लाख. अब देखना माइनस टैक्स एट 50%. 50% टैक्स डिडक्ट करो तो 7.5 लाख. उसमें कितना होगा? 675 एंड 6 लाख. ओके, रिमेनिंग इज earnings after tax. Same 7,50,000, 6,75,000 and 6 lakh. Divided by number of equity shares. अब देखो
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में यहाँ पे अगर आपको इस तरह से दिया है तो टोटल फंड 50 लाख है, 100% इक्विटी है, यू कैन एज्यूम या तो एक शेयर का आप 10 रुपया एज्यूम कर सकते हो या 100 रुपीज एज्यूम कर सकते हो। ओके, स्टार्टिंग में लिखना है इट इज एज्यूम्ड दैट पर शेयर इक्विटी प्राइस इज 100 रुपीज और 10 रुपीज, दो में से कोई भी एक एज्यूम कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे 100 रुपीज एज्यूम करते हैं। तो टोटल फंड 50 लाख है। ओके, 100% इक्विटी है तो डिवाइडेड बाय 100 रुपीज करोगे तो 50,000 शेयर्स होंगे। ओके, तो डिवाइडेड बाय 50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000। ओके, अब पहले यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000 ये डिवाइड किया है तो कितना आएगा? अर्निंग्स पर शेयर 3 पॉइंट समथिंग, $3.75 अर्निंग्स पर शेयर। ओके, फिर अब यहां पे ध्यान रखना 50 लाख में से 15 लाख डेट, 15 लाख डिबेंचर, 50 लाख में से 15 लाख डिबेंचर है तो बाकी का कितना बचेगा? 35 लाख इज ऑफ इक्विटी। ओके, अब एक इक्विटी का कितना है? 100 रुपीज हमने एज्यूम किया है तो नंबर ऑफ इक्विटी से कितना हो गया? 35,000 डिवाइडेड बाय 35,000। ओके, एंड यहां पे कितने होंगे? 30 लाख डेट है, 20 लाख इक्विटी का पोर्शन पर से 100 रुपीज। ओके, तो कितना होगा? 20,000। यहाँ पे आएगा 20,000। ओके, अब इसमें कितना है? इसका आंसर आएगा 30 रुपीज। ओके, इसका भी ज्यादा होगा 37.5 होगा। इसका 15 रुपीज, इसका 30 रुपीज और इसका जो है वो 20 का फासला निकालता हूँ अभी।
18 या 19 के आसपास होगा. ओके, मींस नियर अबाउट अप्रॉक्स. अभी टाइम ज्यादा नहीं है. ओके, अप्रॉक्स. अब देखो एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस करते हैं कि जहां पे डिबेंचर ज्यादा है, मेन पोर्शन क्या है, ये यहां तक आप पहुंच गए. डिबेंचर कहां पे ज्यादा है? यहां पे सबसे ज्यादा डिबेंचर है. ओके, तो अर्निंग्स पर शेयर यहां पे ज्यादा है. इक्विटी सिर्फ यहां पे है तो यहां पे 15 रुपया अर्निंग्स पर है, यहां पे डबल है. समझ में आया? ये दो ही मेन इंपॉर्टेंट है. ओके, अब फाइनेंशियल लीवरेज. फाइनेंशियल लीवरेज किसका ज्यादा? फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन EBT. EBIT अपॉन EBT, earnings before interest and tax divided by earnings before tax. ओके, तो यहां पे देखो कितना होगा फाइनेंशियल लीवरेज. 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, EBIT अपॉन EBT 1. यहां पे कम होगा, यहां पे 12 डिवाइडेड बाय 15. मीन्स की फाइनेंशियल लीवरेज जो है ना वो एक होगा तो डेट नहीं है, और ये अगर दो होता है, फाइनेंशियल लीवरेज अगर दो होता है, मीन्स व्हाट? कंपनी इज इन हाई डेट रिस्क. इज दैट क्लियर? मीन्स कि अगर से फॉर एग्जांपल यहां पे अगर देखा जाए कि 15 लाख है, 15 लाख आपने अर्निंग किया. ओके, उसमें से आपने इंटरेस्ट अगर 7.5 लाख रुपया पे करते हो तो 15 लाख में 7.5 तो गया, तो 7.5 लाख आपका बचता है. अगर से फॉर एग्जांपल तो 7.5 लाख और 15 लाख तो डबल हो गया. तो ये दो आएगा financial leverage. So this means that company is under high risk. समझ में आया? तो फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो कम होना चाहिए. So this is the ideal ratio. समझ में आया? फाइनेंशियल लिवरेज अगर ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम होगा. Is that clear? So this is what कि ये टॉपिक यहाँ पे मैं एंड अप करता हूँ. ओके, और दूसरे एग्जांपल्स तो है, दूसरे एग्जांपल के साथ नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं. ओके, देखते रहिए, शेयर करिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट. मिलते हैं फिर थोड़े से ब्रेक के बाद. थैंक यू.